हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लो वाले बाबू पर। दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं कि जो एफआईआर होती है, जो मुकदमे की सबसे अहम इम्पोर्टेंट एविडेंस होता है, जो वो एफआईआर है उसको हम कैसे पढ़ें। एक तो नॉर्मल पर्सन पढ़ता है एफआईआर को, और एक जब एडवोकेट एफआईआर को पढ़ता है तो उसको क्या आना चाहिए, उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन चलने चाहिए, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे को परिवादी की तरफ से लड़ाई करनी है या फिर अभियुक्त की तरफ से। तो दोस्तों, जो केस होता है उसका सबसे अहम इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, वो एफआईआर ही होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक डमी एफआईआर लेके आए हैं जो एसीबी डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है, इसमें जो एंटी करप्शन आता है, जो करप्शन से रिगार्डिंग ये एफआईआर है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, तो एफआईआर का फुल नेम होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 BNSS। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, जब एक एफआईआर को पढ़ता है तो उसके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन चलने चाहिए, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जब एक एडवोकेट जो एफआईआर पढ़ता है तो सबसे पहले वो देखता है सेक्शंस को, कि किस सेक्शंस में ये एफआईआर बनी है। तो देखिए दोस्तों, जब आप सेक्शंस का अध्ययन करेंगे, जब आप उसको पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ये सेक्शंस है, जो आपने पढ़े हैं, जो आपने इस एफआईआर में देखे हैं, क्या वो बेलेबल है या फिर वो नॉन बेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, और ये कब होगी, जब आप बुक्स का BNSS का अध्ययन करेंगे रेगुलरली, तब आपको समझ में आ जाएगा। या फिर जो BNSS है उसके लास्ट में दे रखा है कि कौन सा सेक्शंस में ऑफेंस बेलेबल है, कौन से ऑफेंस में बेल नॉन बेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो आनी चाहिए, आपको सेक्शंस देखने हैं कि ये जो सेक्शंस हैं वो बेलेबल ऑफेंस में है या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस में है। दूसरी बात, इसमें जो अक्यूज्ड हैं वो कितने अक्यूज्ड बना रखे हैं, एक अक्यूज्ड है, दो अक्यूज्ड है, या फिर 4-5 अक्यूज्ड हैं। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरी बात आपको देखनी है, क्या इस मामले में एफआर दे सकते हैं, या फिर पुलिस वाले एफआर करेंगे या फिर चालान पेश करेंगे, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर चौथी बात आती है दोस्तों, जो इसकी जमानत होती है, जो इसकी बेल होती है, क्या वो हाई कोर्ट से करवाएंगे या फिर डीजे कोर्ट से भी हो जाएगी, या फिर जो आपके जो क्षेत्राधिकार में जो न्यायालय बढ़ता है वहाँ से भी हो जाएंगी। अदरवाइज, या फिर दो थाने से ही नोटिस देने के बाद भी वहाँ पर भी अग्रिम जमानत ली जा सकती है। इन सब को क्लियर करने के बाद दोस्तों, आपको सब पता चल गया अभी अक्यूज्ड कितने हैं, धारा कौन सी है, बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आपने एफआईआर को पढ़ लिया अच्छे से। आपको तुरंत ही पुलिस थाने में नहीं जाना है, या तुरंत ही आपको कोई कदम नहीं उठाना है। सबसे पहले आपको अपनी जो फीस है, जो आपने सेक्शंस पढ़े हैं उस सेक्शंस में जो आपकी फ़ीस है उसको तय करना है। ऐसे नहीं आपने एफआईआर उठाई, आपने देखा भाई नॉन बेलेबल ऑफेंस है या तो फिर बेलेबल ऑफेंस है, आप उठा के चल दिए थाने के अंदर, नहीं। सबसे पहले आपको अपनी फ़ीस को तय करना है, चाहे वो परिवादी हो चाहे वो अक्यूज्ड हो, उसको पहले फ़ीस लेनी है। फ़ीस लेने के बाद ही आपको कोई काम करना है। अदरवाइज़ ये होता है कि आप तुरंत एफआईआर देखते हैं, आपने देखा कि बेलेबल ऑफेंस है, आराम से छूट जाएगा, आप जाते हैं थाने में, उसकी जमानत होकर कराते हैं, फिर लास्ट में जब फीस की बारी आती है तो फिर परिवादी या जो अक्यूज्ड है, जो अभियुक्त है, वो ये कहता है कि श्रीमान जी मैं बाद में पे करूँगा या फिर अभी मेरे पास नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आज हम एक जो ये डमी एफआईआर है इसको देखते हैं, इसमें कैसे क्या पढ़ना है, आपको कैसे क्या अध्ययन करना है। तो आइए चलो उसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आ गया जो एफआईआर नंबर है, जो यहाँ पे देखिए, जो जिस सेक्शंस में एफआईआर कटती है वो है 173 BNSS। जो अभी नई सेक्शंस आए हैं, जो अभी नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, उसके अकॉर्डिंग 173 में आ जाएगा। फिर जो ये एफआईआर जहाँ की है उसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, जैसे ज़िला है,
तो ये जो FIR है वो ACB कोर्ट की है, मतलब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कटी हुई है। तो यहाँ पे पुलिस थाना आ जाएगा सबसे ऊपर ही ऊपर, फिर जो ईयर है कौन से साल में वो FIR कटी है वो आ जाएगा। फिर दोस्तों जिस नंबर पर FIR दर्ज होती है वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नंबर आ जाएगा, मान लीजिए वो 1 नंबर पे है या 2 नंबर पे कटी है, वो जो 2025 में है ना, उसमें कौन से नंबर पे वो FIR दर्ज हुई है वो नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा डेट एंड टाइम ऑफ FIR, जिस तारीख में FIR दर्ज हुई है, कितने बजे दर्ज हुई है, वो यहाँ पे समय भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर दोस्तों कौन कौन से एक्ट में ये जो FIR कटी है वो आ जाएगा। तो जो ये FIR कटी हुई है दोस्तों, ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित के सेक्शन 7 में कटी हुई है। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो धारा 7 है वो क्या कहती है। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने फ़ोन में गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल किया कि भाई धारा जो 7 है वो किसके रिगार्डिंग है, तो जब आप इसमें जो सर्च मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो धारा 7 है ये गैर जमानती ऑफेंस है। ठीक है, गैर जमानती ऑफेंस है और इसमें जो दंड है वो भारी प्रावधान है दंड का। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 7 ऑफ द प्रोविंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इज ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। दिस इज बिकॉज इट डील्स विथ सीरियस एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफेंस or public office, and the punishment for the offense is a term of imprisonment of less than 3 years। दोस्तों इसमें कम से कम 3 साल की सज़ा होती है। इसमें जो एक सरकारी कर्मचारी होता है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाता है, या वह जो पक्षकार होता है उससे काम करने के लिए अनावश्यक पारिश्रमिक वसूल करता है। ठीक है, तब ये अपराध, ये जुर्म दर्ज किया जाता है। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, जब कोई लोक सेवक अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के बदले में रिश्वत स्वीकार करता है या रिश्वत लेने का प्रयास करता है जिसे उसे अनुचित लाभ कहा जाता है, तो वह इस सेक्शन एक्ट में दर्ज कर लिया जाता है। तो ये हो गई बात दोस्तों सेक्शंस धारा समझने की। आपको समझ में आ गया कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है दोस्तों, और धारा 7 का मतलब है करप्शन के अंदर कोई सरकारी कर्मचारी है उसने करप्शन, अपना जो पारिश्रमिक है उसको वसूल करने के लिए या कोई सरकारी काम करने के लिए रिश्वत को वसूल किया है। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे 3rd नंबर पे दे रखा है कि अपराध की घटना, ऑकरेंस ऑफ ऑफेंस, मतलब अपराध की घटना कब हुई थी। तो यहाँ पे देखिए दिन आ जाएगा, अभी कौन से दिन में हुई थी और कब हुई थी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 22/8/2025 को हुई थी और 23/8/2025 को हुई थी। दोस्तों दिन का समय था, पहर था। कब हुई थी? दिन के 12 बजे से लेकर शाम के 2 बजे तक हुई थी। ठीक है, थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई थी वो 25 तारीख को प्राप्त हुई थी दोस्तों इसमें। ठीक है, समय आ जाएगा। और जो रोज नामचा होता है दोस्तों, जब पुलिस अपनी कार्रवाई करने जाती है कहीं पर, ठीक है, तो जब वो कार्रवाई करने के लिए जाती है दोस्तों, तो फिर क्या होता है कि उनके पास एक डायरी होती है, जनरल डायरी, उसमें वो एंट्री करने के बाद ही कहीं पर कार्रवाई करने के लिए जाते हैं। तो जो पुलिस की डायरी होती है उसमें उन्होंने 02 नंबर पर उनको दर्ज किया था कि भाई हम फलाने दिन इस जगह पे ये काम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, पुलिस वालों को कार्रवाई करने के लिए ये करना ही पड़ता है। इस बगैर रोजनामचे में एंट्री करने के पुलिस वाले किसी भी कार्रवाई में नहीं जा सकते। उनको लिख के जाना पड़ता है रोजनामचे के अंदर, डायरी के अंदर, कि भाई हम किस जगह कौन सी कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने एंट्री कर ली, समय था जो एंट्री करने का वो लिख लिया। अब दोस्तों इनके पास जो 4th कॉलम अपना इसमें आएगा टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इनको सूचना थी वो कैसे मिली थी, लिखित मिली थी या मौखिक मिली थी। तो दोस्तों सूचना लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। ठीक है, मौखिक सूचना भी इनको मिल सकती है। ठीक है, तो जो भी सूचना इनको मिलेगी वो इनको लिखना पड़ेगा कि भाई लिखित सूचना मिली थी। अब आता है दोस्तों 5th कॉलम में कि प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस, मतलब घटना का स्थल कौन सा था। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम पुलिस
स्टेशन। तो दोस्तों जो घटना थी, वो जो घटना स्थल था जहाँ पे ये कार्रवाई हुई, जहाँ पे ये अपराध घटित हुआ था, ये साउथ में था। जो पुलिस थाना उससे साउथ में था और 320 किलोमीटर दूरी पे था। ठीक है। अब बीट नंबर दे रखे हैं यहाँ दोस्तों, जो बीट नंबर क्या होते हैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। और जो पुलिस थाना था, वो पुलिस थाना कौन सा था, यहाँ पे देख लीजिए आप, पुलिस थाना था और जो एड्रेस है वो आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये फलाना फलाना पुलिस थाना हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक आई। अब यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, जिससे नए जो यंग लॉयर हैं उनकी मदद हो सके, उनको कुछ फ़ायदा हो सके। साथ ही मेरी मेहनत को भी अप्रिशिएट कीजिएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है दोस्तों, तो ये चलते हैं यहाँ पे आगे अपन नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए दोस्तों, जो 6 नंबर कॉलम है उसमें लिखा हुआ है कि जो शिकायत करता है, जो कंप्लेंट करने वाला बंदा है, जो सूचना देने वाला बंदा है, वो कौन है। तो ठीक है, यहाँ पे जो सूचना देने वाले बंदे का नाम है प्रताप सिंह किस्नावत। ठीक है, उनके पिताजी का नाम भी लिख दिया यहाँ पे। फिर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर बाद में जो राष्ट्रीयता है वो इंडियन है। ठीक है, जारी करने वाले उनका सारा आ जाएगा। जो 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 कंप्लेंट है वो उनका व्यवसाय क्या है, वो व्यवसाय लिख देंगे। जैसे मान लीजिए टीचर है या फिर किसी सरकारी जॉब में है या फिर पुलिस में है या फिर आर्मी में है, जो भी है उनका जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर जो कंप्लेंटेंट है उनका जो एड्रेस क्या है दोस्तों, वो एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, उनका वर्तमान एड्रेस भी लिखा जाएगा और उनका स्थायी पता भी यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर दोनों अलग अलग हैं तो लिखे जाएंगे, सेम है तो भी लिखे जाएंगे। फिर यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है उनका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई मुकदमा है, उसमें उनको मान लीजिए बुलाने की आवश्यकता पड़ गई कोर्ट केस के अंदर, तो फिर उनको यहाँ पे कॉल करने के बाद उनको यहाँ पे बुला लिया जाएगा। फिर बात आती है दोस्तों कि जो अक्यूज्ड होता है, इसमें लिखा हुआ है कि ज्ञात संदिग्ध अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन कीजिए। अब जो अक्यूज्ड है उस अक्यूज्ड की यहाँ पर आपको डिटेल लिखनी है दोस्तों 7 नंबर कॉलम के अंदर। फिर यहाँ पे अक्यूज्ड है, उनका नाम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उनके पिताजी का नाम आ गया, उनका घर का एड्रेस आ गया। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। आगे अक्यूज्ड का नाम, इसमें एक अक्यूज्ड है इसलिए यहाँ पे एक अक्यूज्ड का नाम आ गया। अगर ज़्यादा होते तो सभी की वहाँ पे, जैसे यहाँ 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, ऐसे अक्यूज्ड का नाम यहाँ पर आ जाता दोस्तों। फिर नंबर 8 में देखते हैं कि रीजंस फॉर डिले इन रिपोर्टिंग बाय द कंप्लेनेंट। जो डिले हुआ है, आप देखिए, आप पीछे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो घटना की जो तारीख है, जो घटना हुई है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे घटना हुई है दोस्तों 22/8 को। ठीक है, और जो FIR दर्ज हुई है दोस्तों वो ये 25/8 को। ठीक है, मतलब थाने में सूचना कब पड़ी, 25/8 को, और जो घटना हुई थी वो 22/8 को है। तो फिर वहाँ पे जो रीजन है दोस्तों वो लिखना पड़ेगा कि भाई जो डिले हुआ था 8 नंबर में, ठीक है, तो इसका यहाँ पे कारण लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो उसको वो कोई इश्यू नहीं है, वो अपना जब जीरा करेंगे, जब सीप करेंगे उसमें पूछ लेंगे IO से। ठीक है, फिर बाद में दोस्तों आता है 9 नंबर का कि पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेस्ट अटैच सेपरेट शीट इफ़ नेसेसरी। इसमें लिखा हुआ है कि भाई किस चीज़ का वो करा गया है। तो ठीक है, अब जैसे कि आपको समझ में आ गया कि भाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंदर तो भ्रष्टाचार हुआ है, तो भ्रष्टाचार में या तो कोई गिफ्ट होता है या फिर पैसे होते हैं या फिर कोई ज़मीन होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पैसे लिए गए थे वो पैसे यहाँ पर लिखे जाएंगे कि जो जो रकम थी वो 9,000 रुपये की रकम थी। ठीक है, वो यहाँ पे ली गई है, इसके रिगार्डिंग इनको अक्यूज्ड बनाया गया है। आगे बात समझ में। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चोरी हुई संपत्ति या कुल वैल्यू यहाँ पे आ गई 9,000 रुपये। ठीक है, आ गई। अब भी यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रथम सूचना, जो तथ्य हैं, जो रिपोर्ट है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, जो कंटेंट है दोस्तों, वो कंटेंट यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे कैसे लिखा जाएगा, जैसे कि जिस बंदे ने, जिस परिवादी ने जो लिखित में एप्लीकेशन दी थी उसका पूरा विवरण यहाँ पे लिखा जाएगा कि बाकायदा इस आदमी ने ये रिपोर्ट करी थी, ये ऐसे ऐसे कहा था, ऐसे ऐसे करा था, फिर हम पुलिस वाले वहाँ पे गए, हमने ऐसे ऐसे कार्रवाई करी थी, ऐसे ऐसे करने के बाद तो जितने भी डिटेल थी, जितने भी रिपोर्ट थी, जितने भी कार्रवाई पुलिस वालों के द्वारा करी गई है दोस्तों, वो सारी ही सारी इसमें कॉलम नंबर 12 में लिखी जाएगी विद डिटेल के साथ। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई FIR आए तो दोस्तों आपको इसको भी जरूर पढ़ना है, इसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ना है, जिससे आपको की पॉइंट मिलेंगे कि आपके जो अभियुक्त है या जो परिवादी है उसको बचाने के या फिर जो अभियुक्त उसको फंसाने कौन कौन से आपको फैक्ट इसमें मिल सकते
सकते हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको हमेशा पढ़ के ही जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। ये इसमें वही चीज़ें आती हैं जो कंप्लीटेंट अपने लिखित रिपोर्ट में या मौखिक रिपोर्ट में बताता है, तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर चलते हैं अपन आगे। अब ये देखिए यहाँ पे भी वही आ गया कि भाई क्या 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 कार्रवाई करी गई थी हमारे द्वारा, क्या किया गया था, ठीक है, सारी चीज़ें आ गई इसमें। ये देखिए 6-7 पन्ने की है ये, ठीक है, आ गई इसमें। फिर ये देखिए अब ये आ गया 13 नंबर कॉलम। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि की गई कार्रवाई चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद संख्या 2 से उल्लेख धारा के तहत है। अब मद संख्या 2 मतलब 2 कॉलम जो 2 था उसमें लिखा हुआ था सेक्शन नंबर 7। तो जो एफआईआर थी, जो सूचना थी, उस सूचना से पता चलता है कि जो ऑफेंस है वो सेक्शन नंबर 7 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात लिख दी गई है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आता है जांच अधिकारी का नाम क्या है, जिसको अपन बोलते हैं ना आईओ। आईओ मतलब क्या होता है दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है। जो जांच करता है उनका नाम आ जाएगा यहाँ पे। जो जांच करता है उनका नाम क्या है, पारसमल पंवार, ठीक है। उनके रैंक क्या है, वो पुलिस अधीक्षक हैं, पुलिस उपाधीक्षक उनकी जो पोस्ट है, ठीक है। अब 3rd नंबर में आता है रिफ्यूज इन्वेस्टिगेशन ड्यू टू, जांच के लिए। अब इन्होंने खाली छोड़ रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। थाने का ना, अगर मान लो 0 एफआईआर होती है दोस्तों, जो मैंने पहली वीडियो बना रखा है 0 एफआईआर क्या होती है। 0 एफआईआर होती है दोस्तों, फिर उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे जो ट्रांसफर पुलिस थाना है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे 14 नंबर कॉलम में क्या होता है, शिकायतकर्ता और सूचनाकर्ता के जो शिकायत करता है, जो कंप्लेंटेंट है, उसके यहाँ पे या तो साइन हो जाएंगे या फिर उसकी जो अंगूठा निशानी होता है अंगूठा लग जाएगा। और यहाँ पर जो थाना प्रभारी होता है पुलिस स्टेशन का, उनके साइन हो जाएंगे, उनका नाम आ जाएगा, उनकी रैंक आ जाएगी और जो उनके नंबर वगैरह है वो यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये एक डमी एफआईआर थी दोस्तों, जिसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया गया है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अपने को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जो एफआईआर को पढ़ने के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए दोस्तों। तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सावधानियों की। तो देखिए दोस्तों, कॉलम का अर्थ समझना, हमें जो एफआईआर होती है उसके प्रत्येक कॉलम का अर्थ हमें समझना है कि कौन सा कॉलम क्या कह रहा है, डिटेल से आपको पढ़ना है। फिर सेकंड आती है एफआईआर को डिटेल से पढ़ना। एफआईआर में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कौन अभियुक्त है, आपको किसकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं या किसकी तरफ से पैरवी करना है, ये भी आपको एफआईआर से ही पता चलेगा। और दोस्तों जो उसमें अभियुक्त होंगे, मान लीजिए एक से ज़्यादा अभियुक्त हैं, तो आपको परिवादी से पूछना है कि कौन सा अभियुक्त कहाँ मौजूद था, कौन कौन इसमें अभियुक्त है, कौन नहीं था, वो सभी डिटेल आपको उनसे पूछनी है। अब दोस्तों फिर तीसरे नंबर की बात आती है कि जो धाराएं हैं, क्या वो नॉन बेलेबल ऑफेंस की है या बेलेबल ऑफेंस की है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास 147 की धाराएं हैं, आईपीसी 147 है, उसमें सीआरपीसी में आता है जो पुराने लोग की है। 147 क्या कहती है, इसमें ये बोला गया है कि जो अपराध हो 5 से ज़्यादा लोगों के द्वारा कैद किया गया है। फिर आती है 148, इसमें क्या होता है, उनके जो हाथों में थे हथियार वगैरह थे, लकड़ी वगैरह थी, ठीक है। फिर 149 आती है भाई, वो एक सलाह होके वो आए थे अपराध करने के लिए। तो ये सभी सेक्शन से बेलेबल ऑफेंस में है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका अभियुक्त है तो उसकी जमानत है ना थाने वाले ही दे देंगे, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में थाना अधिकारी को अधिकार है कि वो बेल ग्रांट कर सकता है दोस्तों, ठीक है। फिर जो दूसरी बात आती है दोस्तों, उसमें ये आती है कि मान लीजिए नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस में मान लीजिए आ गया 452, ठीक है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। अब 452 में क्या बोला गया है कि जो घटना है वो घर के अंदर करी गई है या घटना घर के बाहर करी गई है या फिर नुकसान कारित हुआ है, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो आपको ये समझना है कि क्या मैं थाने में जाकर इस नॉन बेलेबल ऑफेंस को बेलेबल में कन्वर्ट करवा सकता हूँ क्या, ठीक है। तो ये भी आपको एफआईआर पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी, ठीक है। फिर जो और बात आती है इसमें, जो 4th नंबर की बात आती है कि क्या जो पुलिस वाले हैं इस मामले में एफआईआर लगवा सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। फिर बात कर लेते हैं कि जब आपने धारा पढ़ ली, आपने रिपोर्ट पढ़ ली, एफआईआर पढ़ ली, फिर आपको ये पता करना है दोस्तों कि जो जमानत है
क्या वो ज़मानत पुलिस वाला दे सकता है, या फिर आप इसमें अग्रिम ज़मानत भी ले सकते हैं दोस्तों। तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब अग्रिम ज़मानत के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, या फिर डीजे कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। डीजे कोर्ट में जाकर भी आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी फुल डिटेल वीडियो। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय।